नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। आज मैं जेपीएससी पीटी के महत्वपूर्ण टॉपिक सीएनटी एक्ट, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको मैंने केवल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में समाहित करने का प्रयास किया है। ये ऑब्जेक्टिव सार आपको परीक्षा में ज़रूर मदद करेंगे, इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं सीएनटी एक्ट का पाठ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब तैयार हुआ? ऑप्शन ए 1903, बी 1902, सी 1869 और डी है 1908। तो सही उत्तर है 1903। 1903 में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप तैयार हुआ था। इससे पहले ऑप्शन बी, इस साल क्या हुआ था कि मौजावार सर्वे हुआ था 1902 में, और 1869 में मझियास भूमि को चिन्हित करने के लिए भूंयरी सर्वे हुआ था, और 1908 में लागू हुआ था। डिफरेंस जाना है, 1908 में लागू हुआ था और 1903 में सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 1869 में भूंयरी सर्वे किसकी देखरेख में संपन्न हुआ था? ए विल्किंसन, बी राखलदास हल्दर, सी जॉन हॉफमैन, डी कैडस्ट्रल। तो सही उत्तर है बाबू राखलदास हल्दर के देखरेख में संपन्न हुआ था भूंयरी सर्वे। विल्किंसन विल्किंसन अंग्रेज अधिकारी थे। इन्हीं के नाम पर 1834 में कानून बना। जॉन हॉफमैन, इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था। कैडस्ट्रल, इसके नाम से भूमि सर्वेक्षण हुआ। तीसरा प्रश्न, 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट लागू हुआ, उसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? वही। तो इसका उत्तर ए जॉन हॉफमैन, बी मिस्टर गैंजर, सी विल्किंसन, डी और बेस्ट। तो इसका उत्तर होगा जॉन हॉफमैन, इसी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया। मिस्टर गैंजर ने एसपीटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया। विल्किंसन को आप जानते हैं कि उन्होंने विल्किंसन रूल तैयार किया था, और फॉरबेशे जो थे, इन्हीं के नाम पे भूमि पैमास की बंदोबस्ती का काम सौंपा गया था। वीडियो मैं ज़रूर फास्ट बना रहा हूँ, लेकिन उद्देश्य यही है कि 50 प्रश्नों का तैयार किया जाए, और इस अगर आपको लगे कि वीडियो तेज जा रहा है तो आप पॉज करके देखें। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट 1908 एक्ट जो कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है, उसमें कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? ऑप्शन ए 18 अध्याय 272 धाराएं, ऑप्शन बी 9 अध्याय एवं 72 धाराएं, ऑप्शन सी 19 अध्याय एवं 271 धाराएं, ऑप्शन डी 19 अध्याय एवं 270 धाराएं। तो सही उत्तर है 19 अध्याय एवं 271 धाराएं। 9 अध्याय एवं 72 धाराएं ऑप्शन बी में है। ये जो एसपीटी एक्ट में 9 अध्याय एवं 72 धाराएं, जबकि सीएनटी एक्ट में 19 अध्याय एवं 271 धाराएं। पांचवा प्रश्न, सीएनटी एक्ट 1908 में अध्याय 1 एवं धारा 1 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन हैं परिभाषा, संक्षिप्त नाम एवं प्रसार, काश्तकारों का वर्ग, डी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। तो सही उत्तर होगा संक्षिप्त नाम एवं प्रसार। धारा 1 में अध्याय 1 में 3 धारा हैं। पहला में संक्षिप्त नाम एवं प्रसार है, दूसरा में अनुसूची है, अनुसूची क और ख 2 अनुसूची है, और तीसरा में परिभाषा दिया हुआ है। तो अध्याय 1 का धारा में संक्षिप्त नाम और प्रसार दिया हुआ है। आगे जो ऑप्शन से परिभाषा जो है वो धारा 3 में दिया हुआ है। काश्तकारों का वर्ग अध्याय 2 के 4 में, धारा 4 में दिया हुआ है। खूंटपट्टी प्राप्त रैयत का अर्थ जो है खूंटपट्टी धारा 7 में दिया हुआ अध्याय 2 के। अगला प्रश्न में चलते हैं, काश्तकारों का वर्ग किस अध्याय और धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन है अध्याय 2 एवं धारा 4, अध्याय 2 एवं धारा 5, अध्याय 2 एवं धारा 6, अध्याय 2 एवं धारा 7 एवं 8। तो सही उत्तर होगा अध्याय 2 एवं धारा 4। इसमें काश्तकारों का वर्ग उल्लेखित है। तो बता दें, काश्तकारों का वर्ग जो है वो 3 प्रकार से रैयत हैं: अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खूंटकट्टी प्राप्त रैयत। इसको हम लोग अगले एपिसोड में क्या किसे करना। अधिभोगी रैयत वे रैयत होते हैं जिसने अधिभोग का प्राप्त हुआ है, अधिभोग का अधिकार प्राप्त हुआ है। अनाधिभोगी रैयत उसको बोलते हैं
जिसने धारित भूमि को अधिभोग का अधिकार प्राप्त नहीं किया है। और खूंट कट्टी प्राप्त रैयत उसको बोलते हैं जिसने अधिकार प्राप्त किया खूंट कट्टी का। तो अगला प्रश्न में चलते हैं। भूधृति पट्टेदारी का म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? 9 का में, ऑप्शन बी 11 में, धारा सी 13 में और धारा डी 14 में। तो सही उत्तर होगा धारा 11 में। धारा 11 में रजिस्ट्रेशन या अंतरण का प्रावधान, जिसको हम लोग म्यूटेशन भी बोलते हैं। 9 का के अंतर्गत, ऑप्शन ए में 9 का के अंतर्गत जो है उसके अंतर्गत भूधारक या ग्रामीण मुखिया लगान में वृद्धि कर सकता है। 13 के अंतर्गत भूधृति के विभाजन का लगान का वितरण का विवरण है। और धारा 14 पुनर्ग्राहिणी भूधृति के पुनर्ग्रहण पर बिलों का बातिलीकरण का है। मतलब कोई ज़मीन जो पुनर्ग्रहण योग्य हो, अपने पुनर्ग्रहण की तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी। वो भूमि पुनर्ग्रहित नहीं होगा जहाँ भवन निर्मित हो, शमशान हो, कब्रिस्तान हो या सक्षम पदाधिकारी द्वारा खननोद्धार के लिए उपयोग किया हुआ। तो ये बाकी धाराओं को भी हम लोग जान ला रहे हैं। 9 का में है भूधारक या ग्राम मुखिया लगान में वृद्धि कर सकता है। 11 तो हम लोग जान गए कि म्यूटेशन या अंतरण का प्रावधान है। और 13 जो है भूधृति का विभाजन के लगान का वितरण है। और 14 में कि पुनर्ग्रहण किया जाएगा ज़मीन का और नहीं किया जाएगा उसका उल्लेख है। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस में हम लोग, एक ऑप्शन तो सही है लेकिन बाकी धाराओं को भी हम लोग इस तरह से जानते जाएंगे। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट 1908 के किस अध्याय एवं धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए अध्याय 4 एवं धारा 17, ऑप्शन बी अध्याय 4 एवं धारा 21 का, ऑप्शन सी 5 एवं धारा 37, ऑप्शन डी अध्याय 4 एवं धारा 16 एवं 21। तो सही उत्तर होगा अध्याय 4 एवं धारा 17। इसके अंतर्गत बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। जबकि अध्याय 4 के का में उल्लेखित है कि वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार होगा कि वृक्ष लगा सकते हैं, काट सकते हैं, उसमें लाख लगा सकते हैं, उसे काट सकते हैं। इसका उपयोग करने का अधिकार 21 का में दिया हुआ है। जबकि 16 एवं 21 में अध्याय 4 एवं धारा 16, इसमें विद्यमान अधिभोग अधिकार बना रहेगा। अधिनियम से पूर्व कोई कानून किसी रूढ़ी प्रथा द्वारा ऑक्यूपेंसी राइट दिया हुआ है, तो यदि 12 वर्ष तक खेती नहीं भी करता है अध्याय 16 के अंतर्गत, धारा 16 के अंतर्गत, तो भी उसका अध्याय अधिकार बना रहेगा। और धारा 21 बोलता है कि ईंट खपड़ा का निर्माण कर सकता है और जो भी उत्पाद होगा भूस्वामी को 9/20 मिलेगा और रैयत को हिस्सा 11/20 होगा। तो इस तरह से हम लोग जानते जाएंगे कि किस किस तरह से, बाकी एक ऑप्शन तो सही है कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा क्या है। तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषित किया गया है अध्याय 4 और धारा 17 में, लेकिन बाकी हम धाराओं को हम लोग जानते जा रहे हैं। अध्याय 5 एवं धारा 37 जो है वो खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में इसका विवरण दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 9, सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा के तहत रैयत कृषि कार्य हेतु ईंट खपड़ों, पेयजल कुएं, मत्स्य पालन, कृषि हेतु बांध, आहरी का निर्माण, व्यापार हेतु बना सकता है? 21 के अंतर्गत, 33 का के अंतर्गत, धारा 22 के अंतर्गत या अध्याय 4 एवं धारा 16 और 21 का? इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सही उत्तर होगा 21। बाकी धाराओं को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा के तहत अनाधिभोगी रैयत को बेदखली का अधिकार है? तो ऑप्शन ए 41 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 37 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 38 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 40 के अंतर्गत। उत्तर होगा धारा 41 के अंतर्गत। धारा 37 को हम लोग जान रहे हैं, अध्याय 5 में है। इसमें खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में विवरण दिया गया है।
कि जिन्हें खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो वो 20 वर्ष से अधिक भूमि 20 वर्ष से पूर्व उसका अधिक काश्तकारी का सृजित हुआ, उसमें भूमि लगान नहीं बढ़ेगा। और लगान में वृद्धि हो तो कोई भी आदेश प्राप्त होगा तो गांव में जो भी भूमि है उससे आधे से अधिक का लगान उसमें नहीं बढ़ेगा। और धारा 38 बोलता है, ऑप्शन सी जो दिया हुआ धारा 38 बोलता है कि प्रारंभिक लगान एवं पट्टा भूस्वामी के बीच करार तय होगा। और धारा 40, तो धारा 40 में अनाधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि का प्रावधान है कि यानी 42 के अंतर्गत धारा 42 के अधीन करार के सिवाय लगान में वृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार अनाधिभोगी रैयत को बेदखली का अधिकार वर्णित किस में है? धारा 41 में। बाकी अध्यायों को हम लोग, बाकी धाराओं को हम लोग पढ़ लिए। छोटनागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूंयरी को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो एकदम उसमें ऑप्शन एक ही है, 12 वर्ष। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। छोटनागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्ष तक धारण करने पर भूंयरी को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, CNT एक्ट 1908 के किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया को लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर इसमें क्या है? 9 का। धारा 7, तो धारा 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कि धारा 7 में खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का अर्थ दिया हुआ है। धारा 22 के अंतर्गत बंदोबस्त या जोत में बेदखल नहीं किया जाएगा अगर वो 21 या 21 का के अनुरूप रैयत काम कर रहा हो। और धारा 14 में वही जमीन का पुनर्ग्रहण होगा या नहीं होगा उसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 के किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान, खाद, गड्ढे के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान या भुगतान नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 33 का, ऑप्शन डी धारा 37। तो सही उत्तर है धारा 24। धारा 24 के अंतर्गत सरायकेला और खरसावां में रैयत द्वारा फलों को धन के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 के धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपने जोत या किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? अंतरण किया जा सकता है केवल 5 वर्ष के लिए जबकि बंधक 7 साल से कम के लिए किया जा सकता है। CNT एक्ट 1908 के धारा 46 3 का के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति और दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति का नहीं हो तो ऐसे वाद में निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? तो इसमें आवश्यक रूप से पक्षकार राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी। CNT एक्ट 1908 के किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु आदेश पारित नहीं किया जाएगा? धारा 48 के अंतर्गत, धारा 45 के अंतर्गत, धारा 47 के अंतर्गत, धारा 44 के अंतर्गत। सही उत्तर होगा धारा 48 के अंतर्गत। धारा 48 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जाएगा। बाकी धाराओं को हम लोग आगे पढ़ते ही जा रहे हैं। CNT एक्ट 1908 के धारा 53 का के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? ऑप्शन ए माल कचहरी या डाक मुद्रा से, बी बैंक में चालान द्वारा, सी नगद रूप में, डी उपभोग। उपरोक्त सभी रीतियों से भुगतान किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माल या कचहरी में डाक मुद्रा द्वारा, माल कचहरी में या डाक मुद्रा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, CNT एक्ट 1908 के किस धारा के तहत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है? धारा 64 के अंतर्गत, धारा 67 का के अंतर्गत, धारा 68 के अंतर्गत, धारा 71 का। तो सही उत्तर होगा धारा 64 के अंतर्गत। धारा 64 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में
परिवर्तित किया जा सकता है। बाकी धाराओं को शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। धारा 68 ऑप्शन सी, इसमें डिक्री या किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के सिवाय काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता, धारा 68 बोलता है। धारा 71 का बोलता है कि विधि विरुद्ध अंतरित धारा 46 के उल्लंघन पर भूमि पर एसटी जाति के सदस्यों का पुनः कब्जा वापस दिलाने का प्रावधान है, 71 का बोलता है। और धारा 67 का ये बोलता है कि कोड़कर भूमि को पहले फसल कटाई के 4 के बाद लगान का निर्धारण तृतीय वर्ग के धनहर भूमि के प्रचलित दर के आधे से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19। सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 67 का के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों का लगान नहीं दिया होगा। मैंने कोड़कर में परिवर्तित होने के बाद कितने वर्ष में नहीं दिया, तो इसका सही उत्तर है धारा 4 वर्ष। 67 का के अंतर्गत अगर परिवर्तित हो गया भूमि कोड़कर में, तो उसके बाद परिवर्तित होने के बाद 4 वर्ष तक लगान नहीं दे होगा। सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी, काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है। प्रश्नों को समझें, पहले प्रश्न को समझेंगे तो उत्तर खुद ब खुद याद रहेगा। अगर प्रश्न याद रहेंगे तो उत्तर याद रहेगा। धारा 80, धारा 85, धारा 82, धारा 89, तो सही उत्तर होगा इसका धारा 82 के अंतर्गत जल विवाद हो तो सरकार जो है वो एक राजस्व अधिकारी को सर्वेक्षण का अधिकार दे सकती है, और अधिकार देने के बाद वो उचित रूप से निर्णय लेने के लिए एक अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगा। धारा 80 के अंतर्गत अभिलेख तैयार करने की शक्ति देती है राजस्व अधिकारी को राज्य सरकार। धारा 85 के अंतर्गत लगान परिनिर्धारण के लिए अधिकार देती है, और धारा 89 के अंतर्गत सरकार द्वारा 12 महीने के द्वारा अभिलेख तैयार के प्रारूप के अधिकार अभिलेख के प्रारूप में दी गई प्रविष्टि या आदेश को 12 महीने के अंदर पुनरीक्षण कर सकेगा यदि कोई आवेदन देता है। तो यदि कोई रैयत या व्यक्ति जिसको लगता है कि ये गलत हुआ है, तो अधिकार अभिलेख के प्रारूप में दी गई प्रविष्टि या आदेश के 12 महीने के भीतर वो पुनरीक्षण का लिए प्रार्थना कर सकेगा। तो ऑप्शन इसका सही हो गया 82। सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जाएगा। तो प्रश्न को उत्तर को प्रश्न से समझेंगे कि 6.25, यानी उत्तर इसका है 6.25, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा अगर बकाया लगान है, तो 6.25। और ये किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 58 के अंतर्गत है। तो प्रश्न से हम लोगों को उत्तर और उत्तर से प्रश्न की ओर जाता है कि 6.25 ब्याज लगान में बकाया लगान में लगाया जाता है, तो किस धारा के अंतर्गत लगाता है, धारा 58 के अंतर्गत। और अगर प्रश्न से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो धारा 58 के अंतर्गत कितना लगान दिया जाता है, लगाया जाता है, तो 6.25। अगला प्रश्न है सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान है। 61 का के अंतर्गत, धारा 63 के अंतर्गत, धारा 61 के अंतर्गत या धारा 62 के अंतर्गत। तो सही उत्तर होगा धारा 63 के अंतर्गत। धारा 63 के अंतर्गत काश्तकार के द्वारा अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान है। और ये दंड कितना होता है, तो ये दंड आपका 6 माह का साधारण कारावास या 500 रुपया जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं, 6 महीना का साधारण कारावास या 500 रुपया जुर्माना। 61 क्या बोलता है, 61 का बोलता है
61 का कि अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण के बारे में प्रावधान है कि भूस्वामी को रैयत आवेदन करने पर धन लगान के अनुरूप भुगतान करने वाली राशि का निर्धारण कर सकेगा कि ज़मीन में कितना फसल उग रहा है और उसके अनुरूप वस्तु रूप में उसका भुगतान कर सकेगा, तो इसका रूपांतरण का अधिकार है। 61 का ये हो गया। 61 के अंतर्गत वस्तु देय रूप में लगान का रूपांतरण है और 62 के अंतर्गत रूपांतरित लगान में अपरिवर्तित रहने की कालावधि का विवरण है कि 15 वर्षों तक, अगले 15 वर्षों तक लगान बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में विवरण है। तो थोड़ा थोड़ा जानकारी बाकी धाराओं के बारे में भी हम जान गया। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त पर दिया जा सकता है? तो सही उत्तर है 63 का। 63 का के अंतर्गत बंजर भूमि को बंदोबस्त पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान है। बाकी 63 ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत अतिरिक्त वसूली पर दंड का प्रावधान है। 64 में कोड़कर भूमि का परिवर्तन का प्रावधान है और धारा 66 के अंतर्गत कोड़कर में परिवर्तित करने का प्रतिषेध है यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कब्जे वाले बागीचे या कृषि भूमि या वास भूमि यानी ऑलरेडी बना हुआ है उस पर कब्जा किसी व्यक्ति का है तो उसको कोड़कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये धारा 66 में वर्णित है। CNT एक्ट 1908 के किस धारा के तहत भूस्वामी को विशेषाधिकार किया भूमि की परिभाषा दी गई है? धारा 63 के अंतर्गत, धारा 63 का के अंतर्गत, धारा 118 के अंतर्गत, धारा 240 के अंतर्गत। तो सही उत्तर होगा धारा 118 के अंतर्गत विशेषाधिकार किया भूमि की परिभाषा दी हुई है 118 के अंतर्गत। बाकी 63 और 63 का को तो जानते हैं। 63 का में बंजर भूमि का बंदोबस्त करने बंजर भूमि को बंदोबस्त पट्टे का प्रावधान है और 63 के अंतर्गत अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान है और 240 के अंतर्गत डी ऑप्शन में ये बोलता है मुंडारी खूंट कट्टी दारी कश्तकारी के अंतरण में प्रतिबंध है, यानी कोई मुंडारी खूंट कट्टी दूसरे कश्तकारी को जो अंतरण करेगा उसके लिए प्रतिबंध है वर्णित है धारा 240 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, CNT 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त किया भूमि में निम्न में से क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए, जिसे भूस्वामी अपने उपकरण से या अपने सेवकों द्वारा जोतता है, ये शामिल है। जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि या उससे कम अवधि के पट्टे पर धारित है। सी, वैसे भूमि जो रांची और धनबाद जिलों को छोड़कर तथा सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़ तथा चांडिल थानों को छोड़कर छोटानागपुर प्रमंडल में ज़ायरत के रूप में ज्ञात है। यह ऑप्शन डी सभी। तो क्या क्या शामिल है? तो इसमें उत्तर होगा सभी शामिल है, उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। CNT एक्ट 1908 के किस धारा के तहत किसी मुंडारी खूंट कट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया? तो हम लोग अभी थोड़ा देर 2 प्रश्न से पहले पढ़े हैं, तो सही उत्तर होगा 240 के अंतर्गत मुंडारी खूंट कट्टी काश्तकारी के अंतरण का प्रतिबंध किया गया है। बाकी धाराओं को हम लोग आगे जानते हैं। 27, CNT एक्ट 1908 में प्रथम संशोधन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सही उत्तर होगा 1920 में। CNT एक्ट 1908 के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि का बंदोबस्ती किस प्रकार किया जा सकती है? ऑप्शन ए, राज्य सरकार द्वारा के आदेश पर, बी, उपायुक्त के जारी आदेश पर, सी, बंदोबस्ती पट्टे पर, डी, राजस्व अधिकारी के आदेश पर। उत्तर होगा सी, बंदोबस्ती पट्टे पर। CNT एक्ट 1908 के किस की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार किसी खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को कितने वर्षों से अधिक के काश्तकारी सृजित की गई तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? तो अगर 20 वर्षों, ऑप्शन सीधा हम बता देते हैं, ऑप्शन 20 सी,
20 वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो, उससे अधिक का अगर CNT एक्ट का लागू होने से पहले, तो उसका भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकता है? 264 के अंतर्गत, 257 के अंतर्गत, 244 के अंतर्गत, 267। तो ऑप्शन ए 264 के अंतर्गत। 264 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकता है। CNT एक्ट 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमि के संबंध में उल्लेख मिलता है? ए धारा 41 के अंतर्गत, बी धारा 42 के अंतर्गत, सी धारा 44 के अंतर्गत, डी धारा 43 के। तो ऑप्शन डी धारा 43 के अंतर्गत छूट प्राप्त भूमि के संबंध में उल्लेख मिलता है। CNT एक्ट 1908 में उपायुक्त के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में मिलता है? 268 के अंतर्गत, 264 के अंतर्गत, 270 के अंतर्गत, 257। तो उत्तर होगा सी 270 के अंतर्गत उपायुक्त के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख मिलता है और इसी के अधीन वो लोग काम करते हैं, नियंत्रण में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियां के किसी विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद लाया जाएगा? 206 के अंतर्गत, 249 के अंतर्गत, 253 के अंतर्गत, धारा 252 के अंतर्गत। तो उत्तर होगा 252 के अंतर्गत में यह प्रावधान है कि किसी प्रसंगति काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियों में किसी विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद लाया जाएगा। धारा 252 में उल्लेखित है। CNT एक्ट 1908 में किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों को विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का विवरण है? 224 के अंतर्गत, 220 से 23 के अंतर्गत, 200 धारा के अंतर्गत, 215, 216। तो उत्तर होगा 215 16 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त यानी कमिश्नर के पास अपील करने का विवरण है। 215 216 के अंतर्गत ये विवरण है। जबकि 220 और 23 के अंतर्गत आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध आदेश के विरुद्ध यहाँ चलने वाले वादों का विवरण दिया हुआ है। और जबकि 224 के न्यायिक आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो देखिए, और धारा 200 के अंतर्गत मूवेबल प्रॉपर्टी के अधिग्रहण तथा बिक्री का बीच का विवरण दिया हुआ है। 215 16 में दिया हुआ है क्या, उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध आप जा सकते हैं। और 224 के अंतर्गत आयुक्त के अधिकार के आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और 220 और 23 में दिया हुआ है कि आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के यहाँ चलने वाले वादों की प्रक्रिया का विवरण है। और धारा 200 के अंतर्गत मूवेबल प्रॉपर्टी के अधिग्रहण तथा बिक्री का वर्णन है। चलिए आगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, CNT एक्ट 1908 के अध्याय 8 के कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर होता है ऑप्शन डी 66। वह संविधान संशोधन के तहत इसे 9वीं सूची में डाला गया है ताकि उसमें फिर फेरबदल ना किया जा सके। CNT एक्ट 1908 की धारा 6 के तहत रैयत का क्या अर्थ है? वह व्यक्ति जिसने भूमि धारण किया है, वह मुंडारी जिसने खूंटकट्टी भूमि में जोत का अधिकार प्राप्त किया है, वह व्यक्ति जिसने खेती करवाने के लिए भूमि धारण किया। डी इनमें से कौन? तो सही उत्तर होगा वह व्यक्ति जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि धारण किया है, वही रैयत है। CNT एक्ट 1908 के किस धारा में संयुक्त भूस्वामी के संबंध में प्रावधान है? तो धारा 257 के अंतर्गत संयुक्त भूस्वामी के संबंध में प्रावधान है। बाकी 264 को कोड़कर भूमि का है। 270 में उपायुक्त के आदेशों और कर्तव्यों का विवरण है। और धारा 269 के अंतर्गत 69 का वाद का अंतरण एक राजस्व अधिकारी से दूसरे राजस्व अधिकारी के पास हो सकता है, धारा 269 बोलता है। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 के किस धारा के द्वारा रैयत को अपने जमींदार से पट्टा पाने का हक है, जिसमें जमीन का प्लॉट नंबर, रकबा, चौहद्दी, सालाना लगान इत्यादि का उल्लेख होता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 44 के अंतर्गत। धारा 44 के अंतर्गत जमींदार को जमींदार रैयत को अपने जमींदार से पट्टा पाने का हक है, जिसमें प्लॉट, चौहद्दी, रकबा सब उल्लेखित होता है। बाकी धाराओं को हम लोग जानते हैं।
सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा के अंतर्गत कायमी रैयत को अपने भूमि पर पेड़ तथा बांस लगाने से काटने का अधिकार है? पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ये किस का के अंतर्गत? सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में यह उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम में किसी न्यायालय में वाद नहीं लाया जाएगा? धारा 91, धारा 85, धारा 92, धारा 82। तो उत्तर होगा धारा 92। धारा 92 के अंतर्गत अगर वाद की तैयारी अभिलेख की तैयारी हो तो न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा, अगर एक ही उस आवेदन से संबंधित हो, उस वाद से संबंधित हो तो। सीएनटी एक्ट 1908 में 85 में प्रावधान क्या है? राजस्व अधिकारी द्वारा लगान का निर्धारण, राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि का वर्गीकरण, राजस्व अधिकारी द्वारा जमीन बिक्री संबंधी निर्देश, राजस्व अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार करना। तो उत्तर होगा राजस्व अधिकारी द्वारा लगान का निर्धारण। सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में भूधारक का अर्थ दिया हुआ है? धारा 6, धारा 7, धारा 9, धारा 5। तो उत्तर होगा धारा 5। धारा 5 में भूधारक का अर्थ दिया गया है कि किसे भूधारक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा भंडारी खुंटकटी का प्राप्त अधिकार भूस्वामी को इनकी माप का अधिकार होगा? तो धारा 75 के अंतर्गत। धारा 75 के अंतर्गत किसी संपदा भूधृति मुंडारी खूंटकट्टी अधिक काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इसके माफ करने का अधिकार होगा। सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण का आदेश दे सकता है? धारा 82, धारा 80, धारा 85, धारा 92। तो हम लोग सभी धाराओं को जानते हैं भली भांति। तो उत्तर होगा इसका धारा 80। धारा 82 में वर्णित है जल विवाद के लिए सर्वेक्षण एवं राजस्व अधिकारी प्रतिवेदन देगा। धारा 85 में लगान का निर्धारण के लिए अपना मंतव्य प्रतिवेदन देगा। और धारा 92 में अभिलेख तैयारी के क्रम में संबंधित कोई वाद नहीं लाया जाएगा, ये उल्लेखित है। 45 नंबर क्वेश्चन। सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में मुंडारी खूंटकट्टी को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त के पूर्व अनुमति आवश्यक है? यानी अंतरण की आज्ञा देता है लेकिन उपायुक्त की पूर्व अनुमति है। धारा 241, धारा 239, धारा 237, धारा 243। तो सही उत्तर होगा धारा 241 के अंतर्गत कि उपायुक्त का आदेश लेना पड़ेगा मुंडारी खूंटकट्टी को अंतरण के लिए। सीएनटी एक्ट 1908 के तहत डिग्री की से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर सीधा हो जाएगा सिविल न्यायालय के आदेश, ऑप्शन ए। सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 46 के अंतर्गत कोई अधिभोगी रैयत कितने वर्ष तक अपनी भूमि का भूगत बंधन रख सकता है? पहले वाले इससे पूर्व के क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि अंतरण कर सकता है तो 5 वर्ष तक, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष। तो भूगत बंधक रख सकता है 7 वर्ष की अवधि तक, यानी 7 वर्ष के अंदर तक। 48 नंबर का। सीएनटी एक्ट 1908 के तहत लगान का भुगतान कब किया जाता है? कृषि वर्ष के 6 माह के अंत में किया जाता है, कृषि वर्ष के अंत में किया जाता है, मासिक आधार पर किया जाता है, कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन तक किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन तक किया जा सकता है लगान का भुगतान। क्वेश्चन नंबर 49। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 41 के तहत तीसरे कृषि वर्ष के अंतिम दिन के कितने दिनों के पश्चात 2 वर्षों का लगान भुगतान नहीं किया जाने पर भूस्वामी अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 दिन, 100 दिन, 90 दिन, 45 दिन। तो सही उत्तर होगा 90 दिन। 90 दिन के तक नहीं किया जा सकता है तो इस आधार पर अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। चलिए अंतिम प्रश्न में चलते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 71 ख के तहत अगर कोई भूमि अंतरण प्रक्रिया में अंतरक दोषी पाया जाए तो कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष या 1000 या फिर जुर्माना? 3 वर्ष या 1000 जुर्माना, ये दोनों। तो सही उत्तर होगा डी, 3 वर्ष या 1000 जुर्माना। तो इस प्रकार हमने पढ़ा सारे प्रश्नों को
कोशिश किया कि सब समझे, लेकिन अगर प्रश्न तेज़ी से हम पढ़ रहे तो आप इसको पॉज करके देखें, और क्या इस प्रकार होता तो आगे हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से लाएं चीज़ों को। तो आगे हम पढ़ेंगे CNT एक्ट, SPT एक्ट के मुख्य परिभाषा, साथ ही सिलेबस में दिए गए टॉपिक, अन्य राजपत्रक 2 अंक के लिए जो दिए हुए हैं टॉपिक, उसको भी पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा यह मेरा प्रयास, कमेंट करें, अपना फीडबैक दिए, और मेरे चैनल इजी नोट्स क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।